घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी रमीज़ अहमद की है। इन्होंने पहले भी चैनल के साथ 2 कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी आंटी के साथ घटी थी। 18 जून 2004 उनकी डेथ हुई थी। वजह क्या थी ये मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊंगा। उनकी शादी 1997 में हुई थी। उनकी एक बेटी थी। फैमिली बहुत अच्छी थी। हस्बैंड भी काफ़ी केयरिंग थे, बट उनके जो इन लॉज थे वो बहुत अजीब सा बिहेव करते थे। मतलब सबके सामने बहुत अच्छे रहते थे, बट मेरी आंटी के सामने अकेले में अपना असली रंग दिखाते थे। बेसिकली उन सब में बहुत ज़्यादा जलन थी कि उनके जो हस्बैंड थे वो उनसे इतना प्यार करते थे और इतने अच्छे से इसको रखते हैं। मैं ये बता दूं कि जो आंटी के हस्बैंड थे वो बहुत गरीब घर के थे। उनके पापा एक क्लर्क थे। तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ। ये बात तब स्टार्ट होती है जब उनके घर में शादी थी 2003 में। ठंडी का मौसम था। भाभी थी वो, तो उनको सबका देखना पड़ता था। मेरी आंटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उस टाइम पर उनको दिव्या भारती से लोग कंपेयर करते थे। लोग बहुत टोक रहे थे उनको कि देखो बहुत अच्छी लग रही है, बाल भी अच्छे खुले रखे हुए थे। ये बात सबको हजम भी नहीं हो रही थी। मेरी आंटी को कहीं से पता चला कि एक उनकी ननंद दुर्गापुर में रहती है और वो काला जादू करवाती है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी शादी में। जब शादी ख़त्म हुई तो कुछ दिन बाद हम लोगों को अच्छी खबर मिली कि वो मम्मी बनने वाली है दोबारा। जैसे नॉर्मली रहता है प्रेगनेंसी के टाइम, वैसा ही कुछ था। उनका 5वां महीना चल रहा था। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बुखार थी और एकदम ज़्यादा लो फील कर रहे थे। वो बोलती थी कि मेरे कान में कोई कुछ बार बार आकर लगातार कहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर के पास जब ले जाया गया उनको, फिर चेकअप में निकला कि बच्चे का गला पूरा बंद हो गया है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा है। दोबारा देखा गया तो पूरा बच्चा पेट से ही गायब था। सभी लोग डर गए कि बच्चा अचानक पेट से कहाँ चला गया। फिर उनकी तबीयत जो खराब होना स्टार्ट हुई वो हद से ज़्यादा भारी थी। उन्हें कई बार हॉस्पिटल ले जाया गया, दिल्ली, लखनऊ, पटना, हर जगह। बट डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ चल क्या रहा है। उनको 25 यूनिट ब्लड के चढ़ा दिए गए थे 2 महीने में, बट बॉडी में बिल्कुल खून नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर का कहना था कि हम लोग खाना फूड पाइप के थ्रू भेज रहे हैं, खाना नली तक जा रहा है, बट उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खाना कहाँ गायब हो जाता है। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो बेड पर लेटकर जो बोलती थी वो एग्जैक्टली 3 महीने बाद होता था। कानपुर में वो बोली कि मेरी एक नर्स होगी जिसका नाम जूली होगा और मैं वहाँ आखिरी बार सांस लूँगी। और वैसा ही हुआ। बाद में पता चला कि उनके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। जिसने किया था उनका पता चल गया था, बट जब उनको देखने गए तो वो गायब हो चुकी थी। आज तक उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। तो दोस्तों, ये थी रमीज़ अहमद जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी यश सक्सेना की है। इन्होंने पहले भी चैनल के साथ कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम यश सक्सेना है। ये कहानी तब की है जब मैं 12 या 13 साल का था। अभी मैं 18 साल का हूँ। गर्मियों की छुट्टी थी। मैं और मेरी फैमिली चंबल नदी पर नहाने गए थे। बहुत मज़ा आ रहा था
कि तभी हमने देखा कि एक दादी बैठ के बस हम ही लोगों को घूरे जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्यों घूर रही है और हो सकता है इसे कुछ काम भी हो। फिर हम लोग शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर आ गए। रात में खाना खाकर सोने चले गए। उस दिन आरसीबी और एसआरएच का फाइनल मैच था, तो मैंने वो देखा और उसके बाद सोने गया। मुझे सोते समय ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठा है और मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक भद्दी सी औरत मेरे ऊपर बैठी थी और गला दबा रही थी। मैंने बोलने की कोशिश की मगर मैं बोल नहीं पाया। मेरे बगल में पापा सो रहे थे। मैं अपने हाथ भी नहीं चला पा रहा था। फिर मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा और मेरी आँख अगले दिन खुली, पर मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। फिर मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुका। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि जिस दिन हम लोग नहाने गए थे उससे 2 दिन पहले एक औरत वहीं डूबकर मर गई थी। दोस्तों, ये थी यश सक्सेना की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शीतल की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 3 से 4 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शीतल है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत अच्छी जंगल से घिरी हुई जगह थी। लोग वहाँ पर कैंपिंग करने जाते थे, कुछ लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते थे। एक दिन मैंने और मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी वहाँ पर चलते हैं और घूम कर आते हैं। इस पर मेरी फैमिली में जितने थे पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में सब मान गए। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, हम अर्ली मॉर्निंग के लिए निकलेंगे। हम जल्दी से सुबह में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकल पड़े। वो जगह हमारे घर से कुछ 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम वहाँ पर पहुँचे। पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मेरी एक दूर की कज़िन थी जो मेरे से उम्र में 4 साल की बड़ी थी। उसने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि शाम होते होते उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो अजीब सा बिहेव करने लगी जिसे देखकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या हुआ है। मैंने उसके पास जाकर बैठकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ना ही तो मेरी कोई बात का जवाब दे रही थी और ना ही वो कुछ भी करने के मूड में थी। बस वो एकदम से ज़मीन पर लेटी थी। घर वाले भी जाकर उसे समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। हम जंगल में ही थे कि एक आदमी हमें वहाँ से गुजरता हुआ दिखा। उसके कपड़े भी काफ़ी अजीब थे। देखकर लग रहा था कि वो कोई ट्राइबल लोगों में से एक होगा। वो आकर वहाँ पर खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। वो कहने लगा कि इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। अगर अभी इसे बचाया नहीं गया तो फिर कभी भी ये बच नहीं पाएगी। हम खड़े रहकर यही सोच रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी ही वो जो लड़की के फादर थे उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उस आदमी से जाकर कहा कि आपको जो भी ठीक लगता है करिए, बस मेरी बच्ची सही हो जानी चाहिए। आपको जो भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो उस लड़की की फादर की ओर देखकर मुस्कुराए। कहने लगे, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको। वो जंगल के अंदर चले गए। आधे से पौने घंटे के बाद वो जंगल से बाहर आए। उनके साथ 2 लोग और थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो एक आघोरी बाबा थे। मुझे तो इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पर। वो आने के बाद उन्होंने कुछ विभूति चारों ओर उस लड़की के बिखेर दिया और फिर उसके ऊपर एक धागे को बांधकर पेड़ से लटका दिया। वो धागा कुछ ऐसा बांधा था कि धागे का जो एंड था वो ठीक मेरी जो दीदी थी उनके माथे पर जाकर लग रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वो धागा पेड़ की ओर ऊपर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो धागे को कोई पकड़कर ऊपर अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन शायद ये सच था। मैं जहाँ तक जानती हूँ इतना बुरा डरावना नज़ारा हमने कभी नहीं देखा था।
उसके बाद उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कुछ दोबारा से मंत्र पढ़े, जिसके बाद मेरी जो दीदी थी वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और अगले 10 से 15 मिनट के बाद पानी मारकर उसके फेस पर उसे होश में लाया गया और हम लोग उस पिकनिक को वहीं पर ख़त्म करके जल्दी से घर पर आ गए। तो दोस्तों, ये थी शीतल की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रोहित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। मैं आज जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मेरे फार्म हाउस के पास की एक घटना है। हम लोगों ने एक फार्म हाउस ख़रीदा था कई साल पहले। हम वहाँ पर आते जाते थे। फार्म हाउस की वैल्यू काफ़ी कम थी। उसके पीछे का एक रीज़न ये था कि उस फार्म हाउस से थोड़ी ही दूरी पर, शायद 100 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट था और इसी वजह से उस प्रॉपर्टी में कोई हाथ नहीं डाल रहा था। हम लोगों को काफ़ी कम में मिली, इस वजह से हम लोगों ने उसे ख़रीद लिया था, ये सोचकर कि आने वाले समय में जब इसका भाव बढ़ेगा तो हम इसे बेच देंगे। और उसके बाद हम कई साल तक वेट किए, लेकिन उस जगह का भाव बढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि वहाँ पर कुछ लोगों से सुनाई में दे रहा था कि वहाँ पर आत्माओं का वास है। ये अफवाह थी या सच था पता नहीं। जो शमशान घाट था वो हमारे रिसोर्ट के बाजू में था और सामने की ओर एक रेलवे ट्रैक थी। कहा जाता था कि वहाँ पर उस रेलवे ट्रैक पे कई सारे लोग कट के मरे हैं, जिनकी आत्माएं आज भी वहीं पर घूमती है। और उसी गांव के लोगों का ये कहना था कि कई उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने उस आत्माओं को देखा है। एक आदमी के बारे में हमें पता चला कि उस आदमी को एक आत्मा ने बिल्कुल साफ साफ एक संकेत दिया था और वो ये था कि वो उस जगह को छोड़कर चला जाए। मुझे जब ये बात पता चली तब मैं उस आदमी के पास पहुंचा और उससे बात करने लगा। उस आदमी का कहना ये था कि जब रात के 11 बजे हम लोग शिकार करने के लिए गए थे, तभी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके हम दूसरी साइड जंगल में गए। वहाँ जाने के बाद हम जब शिकार करने लगे तो मैंने देखा कि एक अजीब सा जानवर, जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो हमारी ओर देखा और वो आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ के वो फिर से पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरी बार भी वो पीछे मुड़कर देखा। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि हो सकता है ये हमें कुछ दिखाना चाह रहा है या कुछ बताना चाह रहा है। मेरे सभी दोस्त ने कहा कि ठीक है, चल इसका पीछा करते हैं, देखते हैं। मैं और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मेरे दोस्तों को मैंने कहा कि तुम लोग गाड़ी में बैठो, गाड़ी का भी कोई यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए, या क्या पता जंगल में कोई चोर डाकू आकर हमें लूट ना ले। वो दोनों ही गाड़ी में बैठे थे। मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे उसी जानवर के पीछे जा रहा था। 50 से 60 मीटर अंदर जाने के बाद घना जंगल जैसा इलाका था, वो बिल्कुल अंधेरा और बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। वहाँ पर वो जानवर जाकर एक पेड़ के पास रुक गया और देखते ही देखते वो हवा की तरह आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। मानो ऐसा लग रहा था कि वो जानवर नहीं, कोई काला धुआं था कि वो एकदम से कहीं गायब हो गया। और मैं उस पेड़ के आसपास देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस पेड़ के ऊपर पड़ी। जब मैंने वहाँ ऊपर देखा तो पाया कि वहाँ ऊपर कोई टांग हिलाता हुआ बैठा है। मैं देखकर दंग रह गया कि इतनी रात में इस पेड़ के ऊपर कौन चढ़कर बैठा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी बस मैं देख ही रहा था कि वो आदमी या वो भूत जो भी था, वो ऊपर से ज़ोर से छलांग लगाया। लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात ये थी कि वो ज़मीन पर आकर गिरा नहीं, वो हवा में ही रुका हुआ था। एक आदमी हवा में कैसे तैर सकता है? मैं ये देखकर और ज़्यादा डर गया और वहाँ से जल्दी से भागने लगा। और जैसे ही भागने को हुआ कि मेरे पैर में कुछ टकराया, जिसकी वजह से मैं गिरा और एक नोकीला पत्थर मेरे फेस पर गाल के हिस्से में जाकर लगा। वहाँ से खून निकलना भी शुरू हुआ। मैं अपने फेस पर हाथ रखे हुए गाड़ी की ओर भाग रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने महसूस किया कि वो जो भी था वो शायद मेरे ऊपर हवा में अब भी तैर रहा है
मैंने जब अपनी नज़रों को ऊपर दौड़ाया तो पाया कि वो सच था। वो भूत ऊपर ही था। बस उसे देखना था कि मैं भगवान का नाम लेने लगा और वहाँ से जितना जल्दी हो सके तुरंत ही गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी में बैठते ही साथ मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि यहाँ से जितना जल्दी हो जाए यहाँ से निकलते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई तो है जो हमें यहाँ रहने नहीं देना चाहता। उसके बाद मेरे दोस्त और हम जल्दी से वहाँ से निकले। उसके बाद मैं फार्म पर 1.5 साल तक नहीं गया। 1.5 साल के बाद हमें एक पार्टी मिली जो हमारा फार्म अच्छे दाम में खरीदने को रेडी थी। हम लोगों ने फार्म हाउस उसे बेच दिया क्योंकि हमारे फार्म हाउस में कोई भी भूत प्रेत का साया या भूत प्रेत का वास नहीं था। और उसके बाद से लेकर आज तक मैं कभी उस जगह पर दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राकेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2011 की घटना है। बात कुछ ऐसी है कि जिस जगह पर मेरा घर था वहाँ से मैं जहाँ पर काम पर जाता था 2 ऐसे रास्ते आते थे, या यूँ कहिए कि 2 ऐसी जगह आती थी जहाँ से गुजरने पर मुझे अजीब सा डर लगता था, लेकिन काम पर जाना होता था। इस वजह से मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मेरी शिफ्ट भी कुछ अजीब थी। मैं मॉर्निंग में 4 बजे अपने घर से निकल ही जाता था और जहाँ पर मेरा ऑफिस था वहाँ पर पहुँचने में मुझे 1 घंटे का समय लगता था। मैं सुबह 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाता था। मॉर्निंग में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इतनी सुबह में चहल पहल नहीं होती है लोगों की। मैं जिस जगह से होकर गुजरता था, एक जगह तो ऐसी थी कि कब्रिस्तान से बाहर का जो रास्ता होता है वो होकर जाता था, जो कि पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा रास्ता ऐसा था कि एक हमारे गांव में छोटी सी नदी थी। वो नदी का जो एंड था वहाँ से होकर जाना पड़ता था। मैं जब भी वो दोनों पॉइंट से होकर गुजरता था तो ऐसा महसूस होता था कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ रख दिया है। शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता, सर में अचानक से दर्द होने लगता। लेकिन जैसे ही उस पॉइंट से गुजर जाता उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। मैं ये बात रोज़ाना अपने आप से कहता और मेरी पत्नी से कहता। वो मुझे बोलती कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ाना अपने मन को यही समझाता कि ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन की बात है कि जब मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम था, इस वजह से मैंने सोचा कि आज और भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं रात में 3 बजे के करीब ही घर से निकल गया और जब मैं घर से निकला तब जो पहला पॉइंट आया कब्रिस्तान का, जो मेरे घर से कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर पड़ता था, वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने एक आदमी को देखा जो उस कब्रिस्तान के गेट के पास बैठा हुआ था और उसने काले कलर का कपड़ा ओढ़ कर रखा था। डार्क काले रंग का वो कपड़ा था। वो कपड़ा उसने ऐसा ओढ़ रखा था कि जिससे उसका शरीर और उसका चेहरा भी पूरा ढका हुआ था। वो नीचे ज़मीन पर देखकर ऐसा लग रहा था कि उंगलियों से कुछ लिख रहा है, लेकिन वो समझ के परे था कि वो क्या कर रहा है। मैं बाइक चलाते चलाते उसी की ओर देख रहा था कि एकदम से मैं बाइक के सामने जब देखा या रास्ते पर देखा तो एक बड़े से पेड़ का कटा हुआ हिस्सा सामने था, जिससे मैं जाकर टकराया और मैं और बाइक दोनों ही गिर पड़े। मैंने बाइक को उठाया, खुद को झाड़ा और जब दोबारा उस कब्रिस्तान के गेट के पास नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं चारों ओर देखने लगा। दूर दूर तक उस सुनसान रास्ते पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी सांसें एकदम से रुक गई थी। मैं समझ गया था कि ये वही है। मैं पीछे पलटकर जब देखा तो पाया कि पीछे कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? मैं खुद से ही पूछने लगा, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो उसी नदी के किनारे, जो पॉइंट की मैं आप लोगों को बात कर रहा था, वहाँ पर फिर दोबारा से मुझे कुछ महसूस हुआ।
मैंने बाइक को धीमे किया और अपने चारों ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि अब वही आदमी जो कब्रिस्तान के गेट के पास था वो मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा था। इस बार वो बैठा नहीं था, खड़ा था, और वो उस नदी की ओर फेस करके खड़ा था। मैं सोचने लगा कि ये आदमी मुझसे पहले इतना जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया, लेकिन खुद को ही समझाते हुए डर भी लग रहा था। मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो आदमी अब भी मेरे पीछे ही आ रहा है भागते हुए। मैंने बाइक को रुकाया और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब डर मेरे मन में दुगना हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंच गया। अपना काम ख़त्म करके जब मैं वो दिन ऑफिस से शाम में घर आया तब आकर मैंने मेरी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम इस जगह को छोड़कर ऑफिस के ही नज़दीक में कहीं घर देख लेते हैं। वहाँ पर हम रेंट का घर ले लेंगे, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ मेरे साथ कुछ अनहोनियाँ होती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ये सुनकर मेरी पत्नी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा वहम होगा। उस दिन मैंने मेरी पत्नी को ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि ये मेरा वहम नहीं है, ये जो भी मैं तुझे कह रहा हूँ ये सब बिल्कुल सच है। इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। हम दोनों की उसके बाद कुछ दिनों तक बात बंद हो गई थी, क्योंकि हमारे झगड़े अब चलने लगे थे। फिर मैंने उससे एक दिन ऑफिस से आकर कहा कि ठीक है, अगर तुझे यहाँ से नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। उसने मुझसे बहुत पूछा कि अब क्या हुआ। मैंने कहा देख, अगर मैं तुझे बताऊँगा तो तुझे अब भी यही लगेगा कि ये मेरा वहम है। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, बताओ क्या हुआ था। मैंने उसे बताया कि जब मैं अगले दिन सुबह में ऑफिस के लिए निकला तब मैंने रास्ते में फिर से उसी आदमी को देखा। इस बार वो रास्ता रोक कर मेरा खड़ा था और उसके हाथ में बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ था। वो पत्थर ही था या कुछ और, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो मुझ पर हमला करने वाला था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर निकला। मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनी। उसने कहा एक काम करते हैं, एक दिन सुबह में ऑफिस के लिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। वहाँ पर मैं अपने किसी दोस्त से मिल लूँगी और थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से लौट आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों ही सुबह में निकले। हम जब निकले तभी कुछ 3:45 हो रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान आया वैसे ही मेरी पत्नी अब खुद से मुझसे कहने लगी कि सच में मुझे भी कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। मैं उसे भी समझा ही रहा था कि देख, मैं तुझे यही कह रहा था कि अचानक से मुझे वही काले कपड़े में लिपटा हुआ वो आदमी दोबारा से दिखा। जब वो आदमी दिखा तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, ये देख, मैं इसी आदमी के बारे में तुझसे कहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि बाइक रुका दो यहाँ पर, मैं जाकर उस आदमी से बात करती हूँ। मैंने कहा अरे नहीं, तू पागल है, वो भूत है। मेरी पत्नी हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या पता कि वो भूत ही है, एक बार वहाँ मुझे जाकर बात करने दो। मैंने बाइक रुकाया, मेरी पत्नी आगे बढ़ी, मैं भी उसके साथ में ही था। जैसे ही हम उस आदमी के पास पहुँचे और उसने कपड़ा हटाया, हम उसका चेहरा देखकर डर गए थे। उसकी आंखें जो थी वो नीली रंग की चमक रही थी। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि चेहरे पर किसी ने एक्स्ट्रा स्किन लगा दी हो, जो कि उसके चेहरे को बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक बना रही थी। मेरी पत्नी तो वही देखकर वहाँ डर गई और कहने लगी चलो जल्दी हम चलते हैं। मैंने बाइक स्टार्ट की और बाइक पर बैठकर हम दोनों वहाँ से आगे निकले। फिर ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को जब ये सारी बात बताई, मेरा दोस्त कहने लगा कि देख, एक काम करते हैं, मैं तुझे एक तावीज़ ला कर देता हूँ, तू उसे पहन ले, वो तेरी रक्षा करेगा। मेरे दोस्त की बात सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझे तावीज़ ला कर दे दिया। मैंने उसे पहना तो था, लेकिन अब भी मेरे मन का डर ख़त्म नहीं हुआ था। उसके 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए फिर से निकला तभी रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी था या तेल गिरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं स्केट खाकर गिर गया और जब उठ कर देखा तो वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था और वो मुझे ही घूर कर देख रहा था।
मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे डराते हो? उस आदमी ने मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में उठाकर ज़ोर से दूर फेंक दिया। मैं इससे बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे कई सारी जगह पर चोट भी आई थी। मैं उठने के बाद दोबारा से अपनी बाइक की ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर वो आदमी को जब मैंने देखा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उल्टे पैर पीछे घर की ओर भागने लगा और भागते हुए घर पर आ गया। घर आने के बाद मैंने नोटिस किया कि जब मैं बाइक से गिरा था तो शायद वो तावीज़ भी वहीं कहीं गिर गई थी, और यही एक वजह थी कि वो आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद मैं 7 दिनों तक ऑफिस नहीं गया, और फिर कुछ दिन जो मेरा दोस्त ऑफिस के पास रहता था उसी के साथ जाकर रहने लगा, और उसके बाद में मैं वहीं पर परमानेंटली शिफ्ट हो गया। जब मैं वहाँ शिफ्ट हो गया उसके बाद तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ दोस्तों, वो जो कोई भी था वो कोई पागल या आदमी था ही नहीं, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरा वेट 89 किलो है। उसने एक हाथ से हवा में उठाकर मुझे फेंक दिया था, जो एक नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें राहुल राज ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। बहुत सारे लोग मुझे राज कहकर भी बुलाते हैं। ये घटना आज से कई साल पुरानी है। मैं मुंबई के नायगांव इलाके में रहा करता था, और वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए जब भी मुझे कोई अर्जेंट कॉल आता था तो रात हो या दिन मैं तुरंत घर से निकल पड़ता था। एक तूफानी रात की बात है कि जब मुझे रात में कॉल आया। कुछ 11 बज रहे थे। मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे उस समय गहरी नींद में थे। फिर भी हम लोगों ने कॉल उठाया, और जब कॉल उठाया तो पता चला कि एक पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा। मैं जब घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। ये सोचने लग गया कि मेरे पास तो बाइक और कार है नहीं, और इतनी रात में ऐसी तूफ़ानी बारिश में मुझे शायद कोई रिक्शा भी ना मिले। जिस जगह का पता उन लोगों ने बताया था वो मेरे घर से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर था, और पैदल जाने में बहुत समय भी लग सकता था। इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे की साइकिल ले ली। हालांकि मैं काफ़ी उम्र में बड़ा था, फिर भी क्या करता, मजबूरी थी, इसीलिए उसकी ही साइकिल से निकल पड़ा। जब मैं निकला तो मानो ऐसा लग रहा था कि बारिश और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तेज़ हवाएं चल रही थी, जिस वजह से साइकिल को चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे अपनी जी जान की कोशिश लगाकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। लगभग कुछ 1 किलोमीटर जितना मैं आगे रास्ता चल चुका था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि मेरी साइकिल पर वज़न बढ़ता जा रहा है, और अब साइकिल आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। हालांकि बारिश तो अब भी उतनी ही ज़ोर की हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों साइकिल आगे नहीं चल रही थी। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद साइकिल के टायर पंचर होंगे। मैंने दोनों टायर चेक किए, दोनों बिल्कुल ही बराबर थे। फिर अजीब बात यह थी कि साइकिल क्यों नहीं चल रही थी। और फिर मैंने अचानक से देखा कि मानो सामने कोई मेरे खड़ा हुआ है, और वो खड़ा होकर मुझे एकदम गुस्से में देख रहा है। इतनी तूफ़ानी बारिश में कोई बाहर रास्ते पर बिना छाते या बिना रेनकोट के कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में ये बात आई कि हो सकता है यही होगा जिसने मुझे कॉल किया होगा, और ये मुझे रास्ते में लेने आया होगा। मैं साइकिल को धीरे धीरे धक्का मारकर उसके पास लेकर चला गया और उससे कहने लगा कि आपने ही कॉल किया था क्या? कहाँ जाना है बताओ। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं साइकिल पर अब बैठने के लिए गया, और जब साइकिल पर बैठकर मैंने दोबारा अपनी मुंडी घुमाई तो देखा कि अब वहाँ पर कोई नहीं था। बस वैसे ही ज़ोरदार बारिश और तेज़ हवाएं चल रही थी। इसके बाद मैं साइकिल को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन साइकिल दोबारा उतनी ही वज़नी हो चुकी थी। साइकिल आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने साइकिल को वहीं साइड में खड़ा कर दिया और सोचा कि पैदल ही चला जाता हूँ, और लौटते समय साइकिल को वापस ले लूँगा। मैं कुछ
आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा पीछे से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ उस साइकिल में लगी घंटी की थी। मैंने देखा कि साइकिल अपने आप चलते हुए मेरे पास आ रही है। भला एक साइकिल खुद से कैसे चल सकती थी? ऐसा लगने लगा कि कोई उसे पकड़कर या कोई उसे चलाकर मेरे पास ला रहा है। और साइकिल ठीक मेरे पैरों के पास जब उसका आगे का पहिया आया तब वहाँ पर रुक गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि उस समय मुझे उस पेशेंट को देखने भी जाना था, लेकिन अब डर भी लग रहा था। और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। बस मैंने दोबारा खुद को मोड़ लिया और उसी पेशेंट के घर की ओर आगे कदम बढ़ाने लगा। लेकिन पीछे वो साइकिल की घंटी लगातार बजती रही, मानो वो कह रही थी कि रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर चल। फिर से जब मेरे कदम कुछ दूर पर जाकर रुके तो मैंने देखा कि वो साइकिल मेरे पीछे पीछे चलते हुए आ ही रही थी। इस बार मैंने भगवान का नाम लेकर साइकिल का हैंडल पकड़ा और साइकिल पर बैठ गया। जब मैं साइकिल को चलाने लगा तो दोबारा ऐसा हुआ कि साइकिल मेरे से हिल तक नहीं रही थी। ऐसा साफ महसूस हो रहा था कि कोई बहुत वजनी चीज़ साइकिल के ऊपर रखी गई है। मुझे अब सच कहूँ तो डर भी लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मैं वहीं पर साइकिल को ज़ोर से लात मारा, लेकिन साइकिल गिरी ही नहीं। गिरना तो बहुत दूर की बात है, साइकिल हिली तक के नहीं। अब ये बात मुझे समझ आ चुकी थी कि कोई तो शक्ति है, या यूँ कहिए कि अदृश्य शक्ति, जिसने उस साइकिल को पकड़ कर रखा है। मैं वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगा, वहाँ कोई मर रहा है, मुझे जाकर उसे बचाने दो। जो भी तुमको करना है सब बाद में करना। लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं आया और फिर मैं दोबारा से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस बार जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मैंने पाया कि अब वो साइकिल मेरा पीछा नहीं कर रही थी। बस उसे जहाँ पर मैंने लात मारा था वो वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी उस पेशेंट के घर के पास जाने लगा और मन में ये सोच रहा था कि आज जाकर वहीं रात में रुक जाऊंगा, क्योंकि दोबारा आने की हिम्मत मुझ में थी ही नहीं। मैं जैसे ही उसके घर पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहाँ से ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने कोई कॉल नहीं किया और ना ही हमारे घर में कोई बीमार है। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे लेकिन मेरे लैंडलाइन नंबर पर तो कॉल आया था और यही जगह का एड्रेस दिया गया था। उन लोगों ने दोबारा कहा कि हमारे वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, आप जाइए, आप रात में हमें परेशान मत करिए। ये सुनने के बाद तो मैं कैसे उन लोगों से कहता कि मुझे यहाँ रुकने के लिए दो। मैं वहाँ से धीरे धीरे डरते हुए निकल पड़ा। मैं जानता था कि दोबारा शायद फिर मुझे उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। मैं जैसे ही चलते हुए उस रास्ते पर पहुंचा जहां पर साइकिल खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि मेरी साइकिल अब भी वैसी ही खड़ी हुई थी, जबकि ज़ोरदार बारिश और तेज़ हवाएं अब भी चल रही थी। और इतनी बारिश और हवा में उस साइकिल को तो कब से गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो साइकिल गिरी हुई नहीं बल्कि खड़ी हुई थी। और ना ही तो उस साइकिल का स्टैंड लगा हुआ था। मैं धीरे धीरे उस साइकिल के बाजू से गुजरने ही वाला था कि एकदम से साइकिल का हैंडल हिलने लगा। मैं साइकिल के पास जाकर उस पर हाथ रखा और साइकिल को मोड़ने के लिए उसे उठाया, लेकिन साइकिल बहुत मुश्किल से उठी। समझ आ रहा था कि कुछ तो वज़न अब भी इस पर रखा गया है। भले ही पहले जितना नहीं था, लेकिन साइकिल पर वज़न था। मैं साइकिल पर बैठा और पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया कि मैं भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से जपने लगा। मैं जैसे ही भगवान का नाम लिया तो मानो साइकिल अपने आप ऐसे चलने लगी जैसे एकदम शुरू में चल रही थी। और मैं अब एक बात ये भी समझ चुका था कि अगर आज अपनी जान बचानी है तो सिर्फ भगवान के नाम का ही सहारा है। और इसीलिए मैं भगवान का नाम तब तक लेता रहा जब तक कि मैं अपने घर पर नहीं पहुंच गया। घर आने के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, और उस पेशेंट को देख लिया अच्छे से। मैं उसे क्या कहता? अगर मैं उसे सारी सच्चाई बताता तो वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और चुपचाप कपड़े बदल कर वहाँ लेट गया।
वैसे तो वो पूरी रात मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। भले ही मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ में आई थी कि डर का बुखार सच में कितना डरावना होता है। उस डर की वजह से मुझे बहुत बुखार आ गया था और मैं काँप रहा था। फिर मैंने रात में ही दवा खाई और पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक था। फिर मैंने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि उसी की वजह से मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी राहुल राज जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी श्रेया ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मैं एनसीसी कैंप में थी। तो हमारे स्कूल का जो कैंप था वो 10 दिन का था। हम सभी लोग उसी कैंप में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। दिन में हम लोग टेंट बांध रहे थे, क्योंकि रात में हर टेंट में 2 लोगों को सोना था। अपना अपना पार्टनर्स ढूंढ रहे थे। हम सभी लोग रात के कुछ 12-1 बजे के आसपास बॉन फायर लगाए थे और खाना खाकर बॉन फायर में खूब एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग सब अपने अपने टेंट में सोने चले गए। कुछ देर बाद मुझे किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अजीब और डरावनी थी कि मैं एकदम से जम गई मानो। फिर मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी कदमों के साथ चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्या है। मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है टेंट में से कोई बाहर निकल कर आया होगा। इसीलिए मैं भी बाहर गई, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है या कौन ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। मुझे दोबारा गुर्राने की आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ को फॉलो करने लगी। हमारे टेंट से थोड़ी दूरी पर ही वो आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने एक ज़ोरदार दर्द भरी आवाज़ सुनी, एक लड़की की। मैं उसी डायरेक्शन में भागी जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखी कि वहाँ पर एक लड़की को, वो अजीब सा दिखने वाला जानवर कहो या इंसान, हवा में गले से उठाकर पकड़ रखा था और उसके बाद उसे पूरी ताकत से ज़मीन पर फेंका। फिर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और उसका पेट फाड़ दिया। वो देखने के बाद मानो मैं अपने होश खो बैठी थी और वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल कर खाने लगा। मैं वहाँ से भागने के लिए सोची और जब मैं भागने के लिए हुई तब मेरा पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा और वो लकड़ी की टूटने की आवाज़ उस आदमी ने या उस जानवर ने सुन ली, जिसके बाद वो मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने कैंप तक भागी और वहाँ पर पहुँच गई। फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और सभी लोग अपने अपने टेंट से बाहर आए। सबको बुलाकर मैं उसी जगह पर लेकर गई जहाँ पर उसने उस लड़की को उठा कर रखा था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो हमारी ही स्कूल की एक लड़की थी जो कि अब मर चुकी थी। अगले दिन हम लोग कैंप से लौट गए और उसकी डेड बॉडी भी हमारे साथ हम लोग लेकर आए थे। वो कैंप मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा कैंप था। ये एक सच में इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जिसके बाद मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी श्रेया जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।